Good morning, students. Hope you all are well. So, let us continue our chapter Natural Disaster and Disaster Management, chapter number 6. This is part 2. सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिज़ास्टर का मीनिंग पढ़ा, फिर डिज़ास्टर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल डिज़ास्टर, एक होता है मैन मेड डिज़ास्टर, जो ह्यूमंस की गलतियों के कारण जो डिज़ास्टर होता है वो मैन मेड डिज़ास्टर है। फिर हमने नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर जो है ड्रॉट का टॉपिक पढ़ा था कि सूखा कैसे पड़ता है और उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर ही फ्लड आता है। फ्लड जो है एक नेचुरल डिज़ास्टर है। तो फ्लड कैसे आते हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं कि जिसके कारण फ्लड होता है, और उससे बचने के कैसे हम उससे बच सकते हैं बुरे प्रभाव से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। So let's start with flood disaster. Accumulation of large quantity of water on a big area which causes loss to the life एंड प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड फ्लड। अब एक्यूमुलेशन मतलब होता है संचय करना, है ना, कोई चीज़ जमा हो जाना। तो लार्ज क्वांटिटी में जहाँ पानी जमा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे एरिया में तो क्या होगा, लाइफ जो है उनका लॉस होगा और प्रॉपर्टी का भी लॉस होगा। तो उसे हम फ्लड कहते हैं, है ना। पानी अगर जमा हो गया बहुत सारा, उसके कारण हानि जो होगी उसे फ्लड डिज़ास्टर कहते हैं। अब कॉजेज़ क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लड के, तो मेन रीज़न ऑफ फ्लड इन इंडिया आर लीकिंग और क्रैकिंग ऑफ बर्न्स, डैम एक्सेट्रा। बर्न्स मीन्स होता मेड़ जो बनाई जाती है खेतों के पास या गाँव में, मेड़ बनाई जाती है ताकि पानी अंदर ना आ सके। तो ये एक रीज़न है कि वो क्रैक हो जाते हैं, उनमें से भी पानी बहने लगता है। हैवी रेन हो रही है और उसके कारण भी हो सकता है ना। और हिमालयन रिवर्स में जो है वो सॉइल अपने साथ लेकर आती है, तो जब मिट्टी लेकर आएगी तो पानी के साथ मिट्टी भी आएगी, तो उससे पानी का लेवल और बढ़ता है। फिर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, अब कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर रोड बना दी जाती हैं तो पानी निकलने का प्रॉपर जगह नहीं होती। डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन भी होगा साथ में, तो क्या होगा, मिट्टी बहकर आएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लड जो है वो आएगा। फिर अनकंट्रोल्ड कटिंग ऑफ हिल्स, जो पहाड़ी एरिया है उसको काटते जाना, तो ये भी एक कॉज है जो रिस्पॉन्सिबल है फ्लड के लिए। फिर क्या है, सॉइल एक्यूमुलेशन इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड। सो सॉइल एक्यूमुलेशन मतलब मिट्टी का संचय हो जाना या जमा हो जाना जो है वो एक बहुत ही मेन कॉज है फ्लड के लिए। फिर फ्लड रीजन्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पर बहुत हैवी रेन्स भी होती है और फ्लड भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी आता है। अब हम आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड। फ्लड के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं हम पर, तो फिज़िकल हार्म में देखिए, घर जो हैं वो कई तबाह हो जाते हैं, कई जानें चली जाती हैं, तो इस तरह से फिज़िकल हार्म होता है ना। फिर डेथ एंड पब्लिक हेल्थ, बहुत सारे लोग बाढ़ के कारण डूब के मर भी जाते हैं, और पब्लिक हेल्थ को कैसे प्रभाव पड़ता है, देखिए अगर बहुत पानी होगा, बहुत अगर डेथ भी हो जाती हैं तो बहुत सारी बीमारियां फैलने लगती हैं, जैसे पानी के कारण मलेरिया और कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और पीने का पानी भी साफ़ नहीं आता तो डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है फ्लड इफ़ेक्टेड एरिया को। फिर हिंड्रेंस इन वाटर सप्लाई की भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, गंदा पानी फैला हुआ रहता है, और वाटर सप्लाई में भी क्या होता है, गंदा पानी ही आता है, कई लोगों को पानी पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता है। फिर क्रॉप्स एंड फ्लड, फूड की सप्लाई जो है, तो क्रॉप्स एंड फूड के जो गोडाउंस वगैरह उस एरिया के हैं तो वहाँ पर भी पानी जाएगा ही, ऑब्वियसली फ्लड है तो क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है अनाज, तो फूड की सप्लाई भी वहाँ पर ठीक से नहीं हो पाती। फिर चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर, जो क्योंकि मिट्टी बहकर आ जाती है तो जो वहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर है वो भी लगातार चेंज होता रहता है। अब नेक्स्ट है स्टेप्स टू मिनिमाइज इल इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड्स, है ना। तो कौन कौन से कदम उठाने हैं जिससे फ्लड को है जो उसके जो प्रभाव है उसको कम कर सकें। तो पहला है, इन इंडिया इरिगेशन एंड फ्लड
कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इशू वार्निंग रिगार्डिंग फ्लड। तो अगर हमें पहले ही वार्निंग मिल जाएगी तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं, है ना, और ऐसी जगह से दूर जा सकते हैं। पहले ही अगर वार्निंग मिल जाएगी तो दूर जा सकते हैं ताकि फ्लड से जाने कम से कम जाएं। फिर स्मॉल डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड, छोटे छोटे डैम बना दिए जाएं ताकि पानी वहाँ जाकर जमा हो जाए और बहुत ज़्यादा फ्लड के जो चांसेस हैं उसको थोड़ा कम कर सके, है ना, बहुत ज़्यादा पानी ना भर सके गाँव में या शहरों में। फिर डेंस प्लांटेशन शुड बी डन, जो घने जंगल या प्लांटेशन करना चाहिए ताकि क्या है कि वहाँ की सॉइल जो है वो पानी को सोख ले, या प्लांट्स जो हैं उसको सोख लें और बहुत ज़्यादा मिट्टी बहकर भी ना आए। फिर लैंडस्लाइड कैन बी कंट्रोल्ड। अब लैंडस्लाइड कैसे कंट्रोल हो सकती है, क्या है, कटिंग ऑफ हिल्स जो करते हैं रोड्स बनाने के लिए, माइनिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड मतलब चट्टानों का ढह जाना। तो अगर माइनिंग का यूज़ करके पहाड़ों को नहीं काटेंगे तो लैंडस्लाइड से भी बच सकते हैं। और लैंडस्लाइड की वजह से ही क्या होता है कि बहुत सारा मलबा जो है वो आकर जमा होता है और पानी उसके कारण वाटर लेवल जो है वो बढ़ता है। अब ये हमारा थर्ड नेचुरल डिज़ास्टर देखिए, पहला हमने पढ़ा था ड्रॉट, दूसरा फ्लड, अब ये थर्ड है अर्थक्वेक। तो इसके बारे में हम जानेंगे। दिस डिज़ास्टर एब्रप्टली क्रॉप्स अप, it can come at any place, anytime, and without any warning. This incident creates movements on the earth's crust and causes shaking of the ground. अब देखिए क्या होता है, ये डिज़ास्टर जो है वो एकाएक सामने आता है। एब्रप्टली मतलब एकाएक, क्रॉप्स अप मतलब सामने आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये कहीं पे भी किसी भी जगह किसी भी समय पर आ सकता है बिना किसी वार्निंग दिए। फिर इसके कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट तो अंदर होता है, आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा है अर्थ क्रस्ट के बारे में, तो उसके कारण अंदर मूवमेंट जो होता है उसके कारण फिर ग्राउंड में भी शेकिंग को हम महसूस करते हैं। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे इंडिया में काफ़ी फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ बिहार एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट्स में भी आते रहता है, जैसे दिल्ली में भी आपने अक्सर सुना है कि आता है, हमारे एमपी में भी आता है, जबलपुर में भी आ चुका है कई बार अर्थक्वेक। फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अर्थक्वेक आने के, तो फिज़िकल लॉस, तो क्या होता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, है ना, घर हैं, कई लोगों के गिर जाते हैं काफ़ी, अगर वो हाई इंटेंसिटी का होता है तो ऐसे लॉस सामने आते हैं। फिर लॉस ऑफ लाइफ्स एंड अदर क्रिएचर, बहुत सारे लोगों की जानें भी जाती हैं, मकान ढह जाने के कारण वो दब जाते हैं, या कई जो एनिमल्स हैं वो भी मर जाते हैं। फिर इफ़ेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ में भी उनको प्रॉब्लम होती है। कैसे होती है, देखिए, क्योंकि भूकंप आने के कारण उनको प्रॉपर रहने का, अगर उनका घर टूट गया है तो उनको प्रॉपर रह नहीं पाते हैं, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का उनको फेस करना पड़ता है। फिर वाटर सप्लाई भी अफेक्टेड होती है, क्योंकि कई बार पाइपलाइंस वगैरह जो वाटर सप्लाई की वो भी टूट जाती हैं। फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो रोड ट्रांसपोर्ट के रोड वगैरह भी कई बार जो है वो ढह जाते हैं, टूट जाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी जो है वो भी अफेक्टेड होती है, क्योंकि कई पोल्स गिर जाते हैं भूकंप के आने के कारण। फिर है मेजर्स टू मिनिमाइज द इल इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक से बचने के लिए हमको ऐसा क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हमें कम नुकसान हो। फिर द इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो हैज़ पब्लिश्ड बिल्डिंग कोड एंड गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब क्या होता है, देखिए, अब तो भूकंप प्रतिरोधक क्षमता वाले जो हैं वो घर बनते हैं, पहले ऐसे नहीं बनते थे, लेकिन अब बोल दिया गया है कि बिल्डिंग्स ऐसी हों ताकि जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं तो वो सह सकें उनके झटके, तो वैसी बिल्डिंग्स, वैसे कंस्ट्रक्शन वर्क करने की गाइडलाइन जो है इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा दी गई है। फिर सेकंड है, इफ़ सुटेबल मेजर हैव नॉट बीन adopted for protection from earthquake,
in the existing building like hospital, school, fire station, etc., then such measures must be taken वेल इन एडवांस। अगर कुछ सुटेबल प्रोटेक्शन उन लोगों ने अडॉप्ट नहीं की, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, लेकिन उनको कुछ तो भी ऐसा व्यवस्थाएं, जैसे कि अगर आता है भी है भूकंप तो जल्दी से स्कूल की बिल्डिंग से निकलने का ऐसे रास्ते होने चाहिए और ऐसे अडॉप्ट करने चाहिए ऐसे तरीके जिससे हम अर्थक्वेक के नुकसान से बच सकें। तो ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे नहीं है कोई प्रोटेक्शन तो उसके बारे में सोचना चाहिए, वहाँ पे अच्छे एडवांस कुछ अच्छा प्लान करके कि कम से कम हानि बच्चों को हो या हॉस्पिटल में जो एडमिट्स हैं उनको कम से कम हानि पहुँचे।